अरविंद केजरीवाल के केस में क्या कुछ हुआ है वो आप लोगों तक रखना ज़रूरी है, क्योंकि कल रात को जब हम ये खबर, ब्रेकिंग खबर लेके आपके बीच आए थे, लगभग 10:30 का वक्त था, तभी खबर आई तिहाड़ जेल से कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए, उनसे पूछताछ के लिए पहुंची है सीबीआई की टीम। और सीबीआई की टीम ने कल पूछताछ के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की घोषणा कर दी, लेकिन चूंकि रात का वक्त था और तिहाड़ में थे तो उन्हें तिहाड़ में ही छोड़ दिया गया। आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई की टीम पहुंची और वहां पर सीबीआई की टीम ने उनकी 5 दिन की रिमांड मांगी। 5 दिन रिमांड पे उनको लेकर जाना चाह रही है सीबीआई की टीम। गिरफ्तार तो हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसी वक्त अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल जो है वो गिर गया और उनकी तबीयत बिगड़ गई। अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ती है और फिर आनन फानन में अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है। आगे क्या कुछ होता है, ज़रा इसको अपडेट के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे साथी अविनाश, आप अगर इधर हैं तो आ जाइए। हाँ, क्या कुछ होता है अरविंद केजरीवाल के केस में अविनाश? और सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई थी, वहां से आज वो जो पुरानी याचिका थी उसको वापस ले लिया गया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक नई याचिका लगाई गई है, ये भी सुनने में आ रहा है। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या यहाँ 5 दिन की रिमांड दे दिया गया है इनको, सीबीआई को, अरविंद केजरीवाल? इस पर कोई फैसला नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने इस पर बोला भी है कि हमको तो इसके बारे में जानकारी भी मीडिया के थ्रू मिली है कि उनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। और अरेस्ट जो सीबीआई ने कस्टडी मांगी है, 5 दिन की रिमांड मांगी है, तो उस पर भी विक्रम चौधरी जो केजरीवाल के वकील हैं उनका कहना है कि भाई हमको पहले कागज़ दे दिए जाएं, हम भी उसका एक बार अध्ययन कर लें और इस मामले पर कल सुनवाई कर ली जाए ताकि हम भी अपनी तरफ से आर्गूमेंट रख सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक सीबीआई को गिरफ्तार करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई होनी थी, ईडी के मामले में, जो ईडी ने गिरफ्तार किया है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो संकेत मिल रहे थे, जो हाई कोर्ट पर जिस तरीके से टिप्पणी की थी कि हाई कोर्ट ने जो गलती की वो हम नहीं करेंगे, उससे लग रहा था कि संभवतः सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को जमानत दे सकता है। केजरीवाल को जमानत यदि मिल जाती है तो वो बाहर आ जाते, तो उससे पहले ही एक नया केस सीबीआई की तरफ से फाइल कर दिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कोशिश यही है कि किसी तरीके से केजरीवाल को जेल में ही रोके रखा जाए। अब आज शाम को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन अब इस मामले, ये एक नया मामला शुरू हो गया है सीबीआई वाला, तो अब देखते हैं इस पर कोर्ट क्या फैसला देता है। अभी तो राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है, जहाँ यहाँ से पहले सुनवाई खत्म होगी, उसके बाद आज ही सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। आज ही सुप्रीम कोर्ट नई याचिका जो लगाई गई उस पर बिल्कुल नई याचिका पर सुनवाई होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनकी जो जमानत थी, याचिका थी, निचली राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो दी थी, जमानत दी थी केजरीवाल को, उसको खारिज कर दिया है। तो इसलिए अब वो नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उस पर जब ये राउज एवेन्यू कोर्ट में यहाँ सुनवाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज पेश भी किया जाएगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी है। अब ये देखना है कि उनको पेशी क्यों है, पेशी क्यों है? जमानत के लिए, जो जमानत याचिका खारिज की है, एक्चुअली वो ईडी वाला मामला है। ईडी की जो गिरफ्तार किया था और हाई कोर्ट ने जो खारिज कर दी थी जमानत याचिका केजरीवाल की, उस मामले की सुनवाई के लिए आज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाँ, सुनवाई जरूर होगी, सुनवाई होगी। इसमें यह है राजीव जी, चूंकि जो अभी पहली याचिका थी वो ये थी कि उसने स्टे कर दिया है, तो उस स्टे के खिलाफ याचिका थी, तो जाहिर सी बात है कि जब उसका ऑर्डर आ गया तो वो अपने आप नल एंड वाइड हो गई वो याचिका कि भाई स्टे तो खत्म हो गया, अब आदेश आ गया। तो आदेश जो आया हाई कोर्ट का, उस आदेश के खिलाफ अब याचिका है कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया उनकी याचिका, उनका वो खारिज करने का जमानत को, उसके विरुद्ध जो है वो अब याचिका दाखिल की गई है और वो याचिका स्वीकृत हो गई है। इधर जो है अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से सीबीआई ने गिरफ्तार किया और जाकर के कोर्ट में बताया कि साहब हमने अब इनको फॉर्मली गिरफ्तार कर दिया, 5 दिन की कस्टडी मांगी, तो उस पर कस्टडी अभी इनको मिली नहीं है, लेकिन वो हो सकता है मिल भी जाए कस्टडी। तो अब देखना ये कि वो कस्टडी क्या होती है इसके पीछे। लेकिन मकसद राजीव जी असली में यही है, चूँकि मालूम पड़ गया, जैसा अविनाश जी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल टिप्पणी कर दी थी परसों कि भाई जो गलती हाई कोर्ट ने की, क्या वो गलती हम भी करें, तो ये समझ में आ गया कि ये गलती जो है वो हाई कोर्ट के आदेश में भी है और ये सुप्रीम कोर्ट इसको
खारिज कर देगा और वो जमानत जो बहाल हो जाएगी। तो किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए, ये जिस रणनीति में काम किया जा रहा है। मैं और राजीव जी, मजे की बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून को आपातकाल की बात कर रहे थे, लेकिन ये किस तरीके का आपातकाल है। ये देखिए कि चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है, 3 बार का मुख्यमंत्री, आप उसको इस तरीके से आप गिरफ्तार मतलब करके और जेल में ही रखा जाए, ये आपातकाल से कम नहीं है। वो आपातकाल संवैधानिक था, संवैधानिक प्रावधान थे उस आपातकाल में, ये असंवैधानिक आपातकाल है राजीव जी, निश्चित तौर पर। और क्या कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ? अभी तो केजरीवाल के बीच में तबीयत खराब हो गई थी, तो उसको कुछ देर के लिए सुनवाई रोक दी गई है कि अब दोबारा से उनको नाश्ता वगैरह दिया गया है। उनका शुगर लेवल जो डाउन हुआ था, तो जैसी शुगर लेवल दोबारा से ठीक होता है, उन डॉक्टर वगैरह देख रहे हैं, तो सुनवाई फिर शुरू हो जाएगी उस मामले पर। उसके बाद देखना पड़ेगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। सुनवाई कल तक के लिए टालता है, या जो कस्टडी 5 दिन की मांगी गई है, वो कस्टडी में कितने दिन के लिए देता है, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो उस पर देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सदन भी चल रहा है, और सदन और 29 तारीख को एक मीटिंग भी होनी है जेडीयू की। तो केजरीवाल की दिल्ली में जेडीयू की मीटिंग होनी है। हाँ, इसका जो राजनीतिक पहलू समझा रहे हैं दोस्तों, राजनीतिक पहलू समझिए। ये तो अभी तक जो मामला है केजरीवाल का, थोड़ा सा आप देख रहे हैं हमारे जो दूसरा ऊपर का स्क्रीन, वहां सदन में जो चल रहा है वो आप देख रहे हैं। और सदन में यानी संसद में जो कुछ हो रहा है वो तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। ओम बिरला दूसरी बार लगातार चुन लिए गए हैं, लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। राहुल गांधी ने भाषण दे दिया, अखिलेश यादव ने भाषण दे दिया, भाषण नरेंद्र मोदी ने भी दे दिया, और तमाम नेताओं ने भाषण दे दिया। कुछ लोग और भाषण दे रहे हैं। अभी से 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद हो सकता है कि लंच ब्रेक हो जाए सदन के अंदर, लेकिन सदन के बाहर उधर कोर्ट में जो कुछ चल रहा है उसकी चर्चा, और उसमें अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के नेता हैं, तगड़े नेता माने जाते हैं। और 29 तारीख को उनके गिरफ्तार करने के अभी दोबारा उसके क्या मायने हैं, सीबीआई ने क्यों गिरफ्तार किया है, और यहां से क्या अरविंद केजरीवाल एक ऐसी मजबूत कड़ी है इंडिया गठबंधन के जो नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को हिलाकर रख सकते हैं। क्या ये कारण है आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलने नहीं देना चाहती है बीजेपी, नरेंद्र मोदी नहीं निकलने देना चाहते हैं? ये सारी बातें इसलिए क्योंकि आज सुनवाई होनी थी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले कल रात को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। इसके क्या मायने निकाले जाए और उसके पीछे क्या कुछ हो सकता है, तार कहां जुड़े हैं, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। हाँ, अविनाश आप बता रहे हैं कि जेडीयू की मीटिंग है दिल्ली में 29 तारीख को। हाँ, जेडीयू की 29 तारीख को मीटिंग है, और इस समय सदन भी चल रहा है। आज सरकार ने अपना लोकसभा स्पीकर जरूर बनवा लिया है, लेकिन सरकार को भी पता है कि बहुमत का आंकड़ा कहाँ है। 29 तारीख को जेडीयू की मीटिंग दिल्ली में ही बुलाई गई हैगी। और आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन में लेके आने वाले नेता जो थे वो नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल को लेके आ सकते हैं, तो ये भी संभावना है कि अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को वापस दोबारा से इंडिया गठबंधन में लेके आ सकते हैं। इस मुलाकात को टाला जाए, इसीलिए कोशिश यही हो रही है कि जब तक सदन चल रहा है तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर ही रखा जाए। और उसी लिए रातों रात अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ी बात यह है कि रात को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत पड़ गई थी, और वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल पहले से ही जेल में थे। और उनके वकील का कहना है कि हमको तो बताया भी नहीं गया, और हम लोगों को तो सिर्फ मीडिया की खबर से पता चला कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ जी हाँ, उनको मीडिया जो विक्रम चौधरी केजरीवाल के वकील, उन्होंने यही बोला है कि हमें ये मीडिया से खबर मिल रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको आज पेश भी किया जाएगा। जो मीडिया के सोर्सों से जानकारी मिल रही है, जो चैनल है उस तरफ उससे जानकारी नहीं आई। एक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, और जब उनकी पेशी हो रही है तो और सुबह ही सबसे पहले उनको पेश भी कर दिया गया। यानी कि केजरीवाल की तरफ से मौका ही नहीं दिया गया कि उनके वकील तैयारी करके कोर्ट में पहुँचें। और इसीलिए केजरीवाल के वकील ने बोला है कि हमको कुछ समय दे दीजिएगा, सिर्फ 24 घंटे का। कल सुबह आप शुरुआत में सबसे पहला केस केजरीवाल का ही ले लीजिए, राउज एवेन्यू कोर्ट में बोले, लेकिन हमको इस केस के बारे में पूरी एक तफ्तीश कर लेने दीजिए ताकि हम कल इस पर अपनी दलीलें रख सकें। अभी सुनवाई, अभी तो फैसला नहीं आया है, फैसले पर नजर है कि कोई राउज एवेन्यू कोर्ट से क्या फैसला आता है इस मामले को लेकर। 5 दिन की रिमांड मांगी है सीबीआई ने। 5 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन 5 दिन की रिमांड संभवतः कोर्ट नहीं देगा, शायद 1 दिन की रिमांड शायद कल। राउज एवेन्यू कोर्ट है। हाँ, राउज लोअर है, लोअर कोर्ट है।
लोअर कोर्ट तो बात बहुत तेज़ी से सुनता है। हम लोगों ने यही देखा कि लोअर कोर्ट जो जैसा चाहता है, सीबीआई जैसा चाहती है, ईडी जैसा चाहिए, वैसे ही होता रहा कि 7 दिन चाहिए तो 7 दिन लो जी, 5 दिन चाहिए 5 दिन लो। हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं कि 1-2 दिन का की रिमांड दे दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले 3 महीने से जेल के अंदर हैं। 21 दिन के लिए बाहर आए थे क्योंकि 21 मार्च को गिरफ्तार किए जाते हैं अरविंद केजरीवाल। 22 मार्च को उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में ही पेश किया जाता है, फिर वो रिमांड पे जाते हैं। 2 बार की रिमांड उनको दी जाती है ईडी को। उसके बाद वो तिहाड़ में जाते हैं। अभी 3 जुलाई तक के लिए वो ऑलरेडी ईडी न्यायिक हिरासत में है, 3 जुलाई तक के लिए। और उससे पहले सीबीआई को हिरासत चाहिए, और इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है, हिरासत में लेना चाहती है क्योंकि कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन यहाँ इसके पीछे राजनीतिक पहलू है अमलेंदु जी, उस राजनीतिक पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया गठबंधन की एक मजबूत कड़ी अरविंद केजरीवाल हैं, और अरविंद केजरीवाल से तकलीफ नरेंद्र मोदी की सरकार को इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई ऐसे नेताओं के साथ आप याद कीजिए कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इन दोनों ने मिलकर किसका नाम प्रपोज किया था? खड़गे जी का नाम प्रपोज किया था प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक में, और जिसमें नीतीश कुमार फिर नाराज भी हो गए थे, ये बताया गया था। पता नहीं वो बातें सही थी कि नहीं थी, लेकिन प्रपोज किया था। यानी कि राजीव जी जो आप बात, नाराज की तो कहानी है। हम लोगों ने देखा क्या? देखा ये, सुना ये कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने हमारा अगला पीएम से लेकर संयोजक तक के नाम में मल्लिकार्जुन खड़गे को सबसे आगे किया। अरविंद केजरीवाल ही जाकर केसीआर से मिलते थे, अरविंद केजरीवाल ही जाकर टीडीपी के नेता के चंद्रबाबू नायडू से मिलते थे, वही जाकर जगन मोहन रेड्डी से भी मिलते थे। तो ये से भी जाकर के मिले, उद्धव ठाकरे से भी जाकर मिले, तमाम लोगों से जाकर के अरविंद केजरीवाल मिले इंडिया गठबंधन बनने के बाद। उन लोगों का नाम बता रहा हूँ इंडिया में नहीं, अभी इंडिया में नहीं, जो इंडिया में नहीं है, और जो खासतौर से एनडीए में, उनमें 2 नाम लिए जा सकते हैं खासतौर से, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का, और तीसरा नाम किसी और जगन भी है, जगन भी उसमें है, उनका भी नाम लिया जा सकता है। लेकिन राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल से परेशानी ही ये है कि केजरीवाल अगर बाहर होंगे तो केजरीवाल को इंडिया गठबंधन अपने उस चाणक्य की भूमिका में लेकर आ सकता है जिस चाणक्य की भूमिका में कभी अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के लिए हुआ करते थे, कि यानी जोड़ तोड़ जो करनी है, जो जाकर के जिन लोगों से इंडिया गठबंधन सीधी बात नहीं कर सकता, कांग्रेस जिनसे सीधी बात नहीं कर सकती, उनसे जाकर के किस तरीके से बात करनी। क्योंकि राजीव जी, सिर्फ मसला ये नहीं है कि ये लोग इंडिया गठबंधन में आएंगे कि नहीं आएंगे, मसला ये है कि सरकार को किस तरीके से सदन के अंदर कमजोर किया जाए और किन मसलों पे सरकार को जो है वो बैकफुट पर रखा जाए। तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। तो ये अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर निकल करके आते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, और तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरीके के षड्यंत्र एक तरीके से वो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। भाई, जब ईडी आपकी जो 2 साल के लगभग हो गया, अभी तक 1 पैसा बरामद नहीं कर पाई है, सीबीआई ने भी उनको बुलाया था, वो भी कुछ बरामद नहीं कर पाई है, दोनों एजेंसियां आपके काम कर रही हैं, दोनों एजेंसियां 1 रुपया कहीं से बरामद नहीं कर पाई हैं, तो केस आखिर है क्या? ये किस बात का केस है? तो जो जज न्याय बिंदु है, उन्होंने अपने आदेश में यही दिखा था कि भाई आप इतने समय से जांच कर रहे हैं, 1 रुपया आप कहीं से बरामद नहीं कर पाए, कोई मनी ट्रेल नहीं है, तो ये मुकदमा आखिर क्या है? भाई, जो कहावत है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, जो कहावत है, मतलब कुछ नहीं है लेकिन मुकदमा तैयार है। उसी तरीके से ठीक कि हम पे साहब आदेश नहीं है लेकिन जमानत आप रोक दीजिए, स्थगित कर दीजिए, स्टे कर दीजिए। ये राजीव जी, इस बीच ये जानकारी दे दूं, आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी उधर बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं बल्कि वो परिचय दे रहे हैं, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। मंत्रियों के मंत्रालय, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, ये सब बता रहे हैं नरेंद्र मोदी। सदन के अंदर ये कार्यवाही सदन के अंदर चल रही है। पहले ओम बिरला का चुनाव होता है, फिर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी और किरण रिजिजू तीनों लेकर जाते हैं, उनको आसंदी तक बैठाते हैं, उसके बाद उनको बधाई देते हैं, फिर सबके भाषण होते हैं। भाषण के बाद नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का परिचय दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, जिस अरविंद केजरीवाल पर आज सुनवाई होनी थी। कल हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट, जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, उनकी जो जज हैं न्याय बिंदु,
उनको उनका जो डिसीजन था उसको इन्होंने रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। और इसके बाद आज फिर से इस पर बहस होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उससे पहले रात में ही कल लगभग 10:30 बजे ये खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अब रात को गिरफ्तार करे या पूछताछ करे, जो भी करे, लेकिन रात को अचानक आनन फानन में इसकी नौबत क्यों आ गई, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं सीबीआई के लिए, ईडी के लिए, जांच एजेंसियों के लिए, ये जानना ज़रूरी है। और इसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं, क्योंकि ये केसेस जो हैं पॉलिटिकल हैं। ज़रा और एक बार फिर से अविनाश, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये जब उनको जमानत मिली थी तो उसी से साबित हो गया था। आप ये देखिए, क्या आम आदमी पार्टी का एक भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने यूपी में बीजेपी के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। केजरीवाल जब बाहर आए तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया, और उसके बाद आपने देखा होगा कि लास्ट के जो 3 राउंड थे, क्योंकि जब केजरीवाल बाहर आए तो तब तक 4 राउंड का चुनाव हो चुका था, 3 फेस बचे थे, और तीनों फेसों में बीजेपी साफ हो गई, जबकि आम आदमी पार्टी का वहाँ एक कैंडिडेट नहीं था। अब सरकार मतलब बीजेपी को यह डर लग रहा है कि आने वाले समय में 4-5 राज्यों के चुनाव होने हैं, 4-5 महीने के अंदर ही होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र जैसा महत्वपूर्ण राज्य भी है। आम आदमी पार्टी वहाँ से संभवतः चुनाव ना लड़े, महाराष्ट्र में, आप हरियाणा में लड़ सकती है लेकिन महाराष्ट्र में नहीं लड़ेगी। लेकिन केजरीवाल इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करने के लिए ज़रूर पहुँचेंगे, और वहाँ केजरीवाल के बयान यूपी जैसा खेल ना कर दें, इसका डर बीजेपी को अभी से लग रहा है। तो इसलिए कोशिश ये हो रही है कि केजरीवाल को खाली संसद सत्र के लिए नहीं, लंबे समय तक रोके रखा जाए। इसलिए आप देखते जाएंगे कि नए मामले, लेकिन दिल्ली में चुनाव भी तो है अगले साल फरवरी में। हाँ, दिल्ली में चुनाव फरवरी में, और कोशिश तो बीजेपी की यही है कि केजरीवाल दिल्ली चुनाव तक भी जेल में ही बने रहें, क्योंकि परेशानी उनके सामने कई खड़ी हो जाएंगी। केजरीवाल बाहर आते ही कि एक पूरा मामला ही बदल जाएगा। अभी तो कोशिश यही है कि यदि केजरीवाल अंदर रहते हैं तो दिल्ली सरकार के कामकाज पर असर पड़ेगा, और इस बहाने राष्ट्रपति शासन लगाने की भी तैयारी चल रही है। जरूरी नहीं कि फरवरी में चुनाव हो, वो चुनाव आप सितंबर और अक्टूबर में भी देख सकते हैं। इसके लिए जरूरी है केजरीवाल बहुत कुछ है यहाँ पे, अंदर खाने बहुत खिचड़ी पक रही है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल खिचड़ी पक रही है, लेकिन विपक्ष राजीव जी जो है, खासतौर से इंडिया गठबंधन, वो केजरीवाल के साथ मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज ही अखिलेश यादव जो वो आतिशी से जाकर के मिले हैं, और वृंदा कराज जो हैं माकपा की नेता, वो भी आतिशी से जाकर के मिली हैं। आतिशी चूंकि अस्पताल में भर्ती हैं, अनशन में बैठी हुई थी। यानी कि एक तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई पड़ रहा है, वो चाहे अरविंद केजरीवाल का मसला हो, चाहे हेमंत सोरेन का मसला हो, चाहे सदन के अंदर हो, राजीव जी एकजुट है। और इस सरकार के ऊपर दबाव बनाया हुआ है इंडिया गठबंधन ने अच्छे तरीके से। तो ये षड्यंत्र कितने लंबे समय तक चलेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दबाव सरकार के ऊपर रहेगा इंडिया गठबंधन का, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर ये राजनीतिक मुकदमे हैं, राजनीतिक इसके अर्थ हैं। और जैसा अविनाश जी कह रहे हैं कि हो सकता है समय से पहले भी दिल्ली में चुनाव करा दिए जाए, ये हवाला दिया जाए कि साहब सरकार काम नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री जेल में है, इस तरह के कुछ हवाले दिया सकें। हालांकि वो चीज़ें जाके सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो सकती हैं, इस तरह से किया जाता है। लेकिन चूंकि अब फरवरी में चुनाव है ही, तो अगर पहले भी करा लिए जाते हैं तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, पहली करा ली। लेकिन बीजेपी की मंशा ये है कि जब विधानसभा के चुनाव हो तो अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हो, जेल के बाहर नहीं हो। चूंकि जेल के बाहर का अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, खासतौर से जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं महाराष्ट्र के, हरियाणा के, इनमें खासतौर से वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कुल मिला के हमको लगता है कि रणनीति भारतीय जनता पार्टी की यही है कि अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रखा जाए। हो सकता है अभी कि मान लीजिए इस सीबीआई के केस में भी जमानत मिल जाए, आज सुप्रीम कोर्ट उस ईडी के मामला जो उसमें भी जमानत दे दे, तो फिर कोई और नया केस ला करके ला सकता है। वो तैयार रखा हुआ है जो दे दिया गया है एनआईए की हिसाब से कराई जाए जाँच, एलजी ने कर दिया है। तो अगर इससे छूटेंगे तो वो शुरू कर दिया जाएगा, एनआईए आगे गिरफ्तार कर लेगी। यानी ये पूरी प्रक्रिया जो तैयार रखी गई है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। अब राजीव जी देखना ये है कि अदालतों को जो है, मुझे लगता है खासतौर से ये देखना चाहिए कि क्या वास्तव में इस तरीके के जो केस दायर किए जाते हैं वो सही होते हैं या इनके पीछे राजनीतिक मंशा होती है। ऐसा तो नहीं है कि सरकारें जो है राजनीतिक मंशा के लिए
रही है, अपने विरोधियों के ऊपर मुकदमे दर मुकदमे लगाती चली जाती है। हमने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आजम खां के ऊपर जो है 100 से ज़्यादा मुकदमे लादे गए, साहब यानी भैंस चोरी बकरी चोरी तक के मुकदमे जो है आजम खां के ऊपर लगाए गए, इसलिए ताकि आजम खां लगातार जेल में रहें। इसी तरीके की चीज़ें अरविंद केजरीवाल के साथ भी की जा रही हैं कि किसी तमाम मुकदमे तैयार रखे जाएँ, एक से छूटे दूसरे में छूटे तो मालूम पड़ा तीसरा मुकदमा तैयार है और वो जेल के अंदर ही बने रहें, इस तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें अदालतों को खुद आगे बढ़ करके लेना पड़ेगा। हालांकि मैं नहीं कह सकता कि अदालतों की जिम्मेदारी है कि नहीं है, लेकिन देश के अंदर जो माहौल है, जो वातावरण है, उसको देखते हुए कोई सुमोटो मुझे लगता है कि लेना चाहिए कि इस तरीके के फर्जी मुकदमे जो हैं वो कायम ना हो, और अगर मुकदमे कायम होते भी हैं तो गिरफ्तारियां उनमें ना हो, जांच हो, जांच में आपको कुछ मिलता है आप फिर अदालत से अनुमति लीजिए गिरफ्तारी की, तो उसमें गिरफ्तारियां हो। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, अदालत को भी ये देखना होगा ताकि न्याय मिल पाए और किसी बेकसूर को के साथ अन्याय ना हो। ये बात यहाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन राजनीति के तहत राजनेताओं को किस ढंग से दबोचा जा रहा है और दबाया जा रहा है, ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल हों या उधर झारखंड के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हों, कई उप मुख्यमंत्री और तमाम ऐसे राजनेता जेलों के अंदर हैं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये बात यहाँ कई बार उजागर होती हुई नजर आती है। अरविंद केजरीवाल के केस में यही होता है कि आज उनके केस में हो सकता है, जैसा अविनाश बता रहे थे कि हो सकता था कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती, लेकिन उससे पहले सीबीआई ने इसी मसले पर अरविंद केजरीवाल को कल रात गिरफ्तार कर लिया। कल रात को उन्हें तिहाड़ में ही रखा गया और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी करवाकर उन्हें 5 दिन की रिमांड पर लेने की कोशिश हो रही है। इस बीच खबर यह भी आई कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल जो है वो गिर गया है काफ़ी ज़्यादा, और इसीलिए अभी उनकी जो पेशी के दौरान जो बातचीत और जो ज़रा जो कुछ भी होता है वो बहस जिसको कहते हैं वो नहीं हो पाई, और अरविंद केजरीवाल को नाश्ता कुछ खाना और इंसुलिन देने का जो काम है वो सब किया गया ताकि उनका शुगर लेवल थोड़ा सा चढ़े, ऊपर चढ़े, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सुनवाई होगी। हो सकता है सेकेंड हाफ में इस पर सुनवाई हो, लेकिन उधर सेकेंड हाफ में ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जो याचिका उन्होंने लगाई थी वो याचिका थी हाई कोर्ट के फैसले पर, और वो फैसला अभी कल आया है हाई कोर्ट का फैसला, लेकिन ये याचिका परसों यानी सोमवार को लगाई गई थी और आज 26 तारीख को उस पर सुनवाई थी। उस याचिका को अरविंद केजरीवाल ने वापस ले लिया है, एक नई याचिका दाखिल की है अरविंद केजरीवाल ने, और उस याचिका में कहा गया है, यही जमानत की बात कही गई है, जमानत मांगी गई है, परमानेंट जमानत, लेकिन वो जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है वो देखा जाएगा। और उससे पहले आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में भी, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अरविंद केजरीवाल को लेकर, सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट यानी लोअर कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल को लेकर, और शुगर लेवल अरविंद केजरीवाल का कब तक बढ़ता है इसका भी सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और क्या यहाँ सीबीआई को 5 दिन की रिमांड मिलती है अरविंद केजरीवाल की, ये भी देखा जाएगा। तो बहुत कुछ आज जो है घटनाक्रम अगर देखा जाए राजनीति से इतर या राजनीति के इर्द गिर्द ही राजनीति के फेर में फंसे हुए अरविंद केजरीवाल को कोर्ट का चक्कर, और कोर्ट में भी ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल हैं। और इन सब से अगर बाहर देखिए तो उधर संसद के अंदर जो कुछ चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और संसद के अंदर की खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले अपने तमाम जो उनके साथी हैं मंत्रिमंडल के उन्होंने उनका परिचय करवाया, और परिचय के बाद अब नरेंद्र मोदी अपनी बात रख चुके हैं। अब संसद में राष्ट्रगान के बाद अब शायद इस पूरी प्रक्रिया को अभी समाप्त की जाएगी, और इसके बाद कल शायद आज स्थगित, और शायद हो सकता है कि कल तक के लिए सभा स्थगित हो जाए, और इसके बाद फिर कल दोनों सदन वहाँ पे बैठेंगे, यानी उच्च सदन भी, राज्यसभा भी, और लोअर सदन भी यानी लोकसभा भी, ये होगा। तो लोकसभा अभी स्थगित है। लोकसभा में स्पीकर का पद जिसकी चर्चा खूब हो रही थी, और हम लोग 3-4 दिनों से याद कीजिए हुआ है राजीव जी, स्पीकर के किसी बयान को लेकर के लोकसभा में हंगामा हुआ है, और तभी जो है वो स्थगित की गई है लोकसभा। तो अब ये स्पीकर ने मतलब जो अभी तक उनको सब शुभकामनाएं दी जा रही थी, तो क्या उसी को लेकर के वो उन शुभकामनाओं का दौर ख़त्म हो गया, क्या वो फिर से पुरानी रंगत में लौट रहे हैं? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या सदन के अंदर चल रहा है, वो हमको देखना होगा। तो ये आता है आपातकाल को
को लेकर के शायद कुछ टिप्पणी कर दी। उन्होंने इमरजेंसी को लेकर टिप्पणी की और क्या कुछ कहा है जरा बताइए। ये एक ब्रेकिंग खबर आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। ओम बिरला उन्होंने इमरजेंसी की निंदा की है और इस पर तमाम विपक्षी दलों ने और खासकर कांग्रेस पार्टी ने इस पर हंगामा खड़ा किया है और इसकी शुरुआत इन्होंने कर दी है। यानी ओम बिरला अपनी रंगत में दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ रहा है अविनाश? इमरजेंसी 25 तारीख को 50 साल हो गए थे इमरजेंसी को लेकर। उसको आज ओम बिरला ने जब अपना भाषण शुरू किया तो सबसे पहले इमरजेंसी का अध्याय खोला और उसकी निंदा की। इस मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा भी किया गया है और काफ़ी नारेबाजी हुई है। उसको लेकर कुछ समय व्यवधान रहा है। उसके वैसे भी आज सत्र ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। कल तक के लिए स्थगित हो जाएगी लोकसभा और उसके बाद कल से ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों साथ साथ शुरू होंगे। लोकसभा स्थगित कर दी गई है और यहाँ पर सदन आपातकाल की इमरजेंसी की निंदा करता है ये कहते हुए सुने गए ओम बिरला और यहीं से विपक्ष जो है वो नाराजगी जताता हुआ नजर आया। और ये ओम बिरला की कहानी है। आप सब जानते हैं ओम बिरला ने बता दिया कि हम अब यहाँ बैठ गए हैं और करेंगे वही जो हम चाहते रहें। लेकिन राजीव जी विपक्ष ने भी बता दिया कि आपको वो हम नहीं करने देंगे जो आप अब तक करते रहे हैं। तभी स्थगित करना पड़ा है ओम बिरला को अपना वक्तव्य रोक करके। प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है कि साहब वो सदन निंदा करता है इमरजेंसी की। इस तरह की निंदा करता है तो संवैधानिक प्रावधान है उसकी निंदा आप क्या करेंगे। तो कुल मिलाकर के यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से काम करना ओम बिरला ने शुरू कर दिया राजीव जी, जो कि अब तक उनसे कहा जा रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम ना करें, अब आप सदन के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में आप रहकर। कांग्रेस ने संविधान की भावना को कुचला है। यानी आप कौन होते हैं कांग्रेस का नाम लेने वाले? अगर ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आप बात कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से संविधान की आत्मा को कुचला है। ये भी फिर ओम बिरला को कहना चाहिए। आप अगर यहाँ किसी दल का नाम लेकर के आप बात कर रहे हैं तो आप फिर इसका मतलब स्पीकर बनने लायक नहीं है। ये समझा सकता है गलती हो गई लोगों से कि आपको स्पीकर चुन लिया गया, तो अब गलती वो कैसे ठीक की जाएगी। मुझे लगता है कि ये गलतियां ही सुधारने का कार्यकाल पूरा रहेगा इस तरीके का ओम बिरला का। राजीव जी मुझे लगता है विपक्ष उनकी गलतियां लगातार सुधारता रहेगा इसी तरीके से। जी बिल्कुल, आपातकाल इतिहास का काला धब्बा ये कहा इन्होंने और कांग्रेस ने संविधान की भावना को कुचला है, ये सब कहते हुए सुने गए ओम बिरला। ओम बिरला ने जो बातें कही हैं और यहाँ से मैं चाहूँगा कि अगर ओम बिरला के इस वक्तव्य को लेके आ सकते हैं स्क्रीन पे तो ज़रूर ले आइए, ज़रा सुन लेते हैं, सुना देते हैं हम अपने तमाम साथियों को कि क्या कुछ ओम बिरला कह रहे थे। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू इसलिए क्योंकि लेकिन ओम बिरला का ये वक्तव्य उस समय आया है जब उनको धन्यवाद ज्ञापित करना था। इन तमाम लोगों ने शुभकामनाएं दी, तमाम नेताओं ने, और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम नेताओं ने ये कहा कि आपसे उम्मीद यही की जाती है कि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात न करते हुए एक निष्पक्ष भूमिका निभाएंगे। लेकिन यहाँ निष्पक्ष भूमिका निभाते हुए ओम बिरला नजर नहीं आते हैं। कांग्रेस का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि ये काला धब्बा है भारत के इतिहास में आपातकाल। तो ये बहुत एक अलग स्थिति है। जरा आइए सुन लेते हैं ओम बिरला कह क्या रहे थे, सुनिए। की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनः जो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक
पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। पूर्व और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिफिल एक्ट, प्रेस काउंसिल रिफिल एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट लाए गए। इस काले खंड में संविधान में 38वां, 89वां, 40वां, 41वां, 42वां संविधान संशोधन किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन का लक्ष्य था सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाए, न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किए जा सके। ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जो उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथ ही ऐसे असामाजिक और तानाशाही की भावना से भयंकर चुनौतियों को लेकर आई, जिसने गरीबी, दलित और वंचितों को तबाह कर दिया। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार तो यहाँ पर सीधा सीधा अपनी जो आने वाले समय में क्या कुछ करने जा रहे हैं ओम बिरला ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। और ओम बिरला ने यहाँ अपने भाषण को पूरा का पूरा इमरजेंसी आज से 50 साल पहले ले जाकर इन्होंने बता दिया है कि ये ओम बिरला जो हैं ये सदन में स्पीकर नहीं बल्कि सदन में बीजेपी के नेता के रूप में ही बैठेंगे, स्पीकर के रूप में नहीं बैठेंगे। ये यहाँ पर देखा जा रहा है और ऐसी बात कांग्रेस सूत्रों से कही जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपातकाल की परिस्थितियां को दर्शाते हुए यहाँ पर ओम बिरला जो हैं अपनी बात रख रहे हैं और उनके भाषण में मैक्सिमम पार्ट आपातकाल पर है। कैसे उस समय हुआ, कैसे इंदिरा गांधी ने, कैसे कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ किया, ये सब कुछ यहाँ बता रहे हैं ओम बिरला। तो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वे में यहाँ पर ओम बिरला अपनी बात रख रहे हैं, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि आने वाला समय जो है वो कितना ज्यादा कठिन होने वाला है, मुश्किल होने वाला है। अमलेंदु उपाध्याय जी। जी राजीव जी, बिल्कुल। और एक तरह से कहा जाए जो कांग्रेस के सोर्सेस से खबरें हैं, मतलब उनके मुताबिक यही है कि निर्लज्जता जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है अभी से ही, जबकि अभी तो आपका आज पहला दिन था, आपको अभी सबने शुभकामनाएं दी थी। कम से कम आज के दिन तो आप जो है वो थोड़ी सी चीज़ें रख सकते थे। कांग्रेस के सोर्सेस से इस तरह की खबरें आ रही हैं। कुल मिला के राजीव जी, हम लोग भी समझ रहे हैं कि जिस तरीके का वक्तव्य दिया ओम बिरला ने, ये कम से कम एक स्पीकर का वक्तव्य नहीं हो सकता, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का हो सकता है। ओम बिरला को अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से ऊपर उठने की आवश्यकता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही राजीव जी अभी तक ये नहीं समझ पाए कि वो प्रधानमंत्री हैं देश के या भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हैं, तो हम ये आशा कैसे कर लें कि ओम बिरला जो है वो समझ पाएंगे कि वो स्पीकर है और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अब नहीं है, स्पीकर हैं वो। तो मुझे लगता है कि उठना चाहिए, लेकिन वो उठेंगे नहीं। अब ये समझ में आ गया है कि ओम बिरला ठीक उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 सालों में काम किया था। लेकिन अब जो संशय जताए जा रहे थे और खुद उनकी मंत्री ने कहा कि 5 लोगों ने अपने कार्यकाल पूरा नहीं किया, तो क्या ओम बिरला भी इसी तरीके से अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे? इसके बीच कुछ होगा कि क्या होगा, अब ये देखना है राजीव जी। कुल मिला के बिल्कुल। तो ओम बिरला अपने भाषण में लगातार इमरजेंसी का जिक्र करते हुए और कांग्रेस ने क्या कुछ किया, दमन और बाकी इन तमाम चीज़ों की वो कहानी आप लोग जानते हैं। लेकिन उसमें कांग्रेस भी कई बार अलग अलग ढंग से माफ़ी मांग चुकी है और उसको उस काल
कि किसी ने तारीफ नहीं की बल्कि भर्त्सना ही की है। और आज की तारीख में भी उस आपातकाल से आज के इस काल को, जो कालखंड जिसमें हम जी रहे हैं, इसकी तुलना की जाती है तो बहुत कुछ होने के साथ साथ अगर ओम बिरला अगर आज उस 50 साल पुरानी बातों को लेकर और बहुत क्रिटिकल वे में अपनी बात रख रहे हैं तो ओम बिरला और सरकार की मंशा क्या है यहाँ ये जाहिर हो रहा है। और यहाँ से आप इतना तय मानिए कि अब ये सरकार अपने मंशे को जतला चुकी है और इसके साथ साथ विपक्ष भी जो लगातार नारेबाजी कर रहा है वो भी बता चुका है या बता रहा है या बता देगा कि हम किस कदर आगे बढ़ेंगे और आपकी मनमानियों को नहीं सहेंगे। तो ये बहुत कुछ होता रहेगा और ये कहानियां अभी आगे चलती रहेंगी। हम अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहेंगे और आपसे इजाजत चाहेंगे कि एक छोटा सा विराम हमें भी दीजिए और इसके बाद 2 बजे से खरी खरी लेकर सर्वमित्रा आएंगी और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और 2 बजे के बाद और भी बहुत कुछ है, उधर अरविंद केजरीवाल के केस में भी बहुत कुछ चल रहा है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। देश दुनिया में खबरें भी बहुत कुछ हैं, बहुत सारे घटनाक्रम, और इन घटनाक्रमों के बीच देश की राजनीति अब यहां से आगे किस दिशा में किस कदर आगे बढ़ती है ये भी बताएंगे। तो न्यूज रूम से इस बिग ब्रेकिंग को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे यहां पर, अमलेंदु उपाध्याय जी, अविनाश जी और तमाम जो हमारे इनपुट के और भी तमाम साथी हैं, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और शुक्रिया अदा आप तमाम साथियों का करता हूं जो लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे थे, सुबह से बने हुए रहे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर बाद सर्वमित्रा का कार्यक्रम खरी खरी देखिए और 4 बजे देखिए नजर और नजरिया। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ आगे एक छोटे से ब्रेक के